दोस्तों, इन दिनों नेपाल की स्थिति को देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या नेपाल का हाल भी बांग्लादेश जैसा होने वाला है। आज नेपाल में जो भी परिस्थिति है, ये सब का शुरुआत हुई थी 4 सितंबर 2025 से, जिस दिन नेपाल सरकार ने अचानक करीब 23 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिए थे। लेकिन सरकार को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसका परिणाम क्या होने वाला था। और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 4 दिन बाद यानी कि 8 सितंबर से पूरे देश में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। और ये प्रदर्शन इतना तेज और हिंसक हो गए कि महज 24 घंटे के अंदर अंदर ही नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, होम मिनिस्टर रमेश लेखक, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर, इन चारों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इस भयानक प्रदर्शन का शुरुआत किया था जैन जेड बोल के एक युवा यूनियन ने, जो 15 से 25 साल की स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स है या कोई नौकरी की तलाश करता हुआ युवा है। और ये वही नई पीढ़ी है जो अपने हक और भविष्य के लिए खुलकर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अफसोस, इस आंदोलन की कीमत बहुत भारी पड़ गई। 30 से भी ज्यादा युवा प्रदर्शनकारी की मौत हो चुकी है और 1000 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और दोस्तों, ये गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं है, ये गुस्सा है सरकार की भ्रष्टाचार और लूटपाट के खिलाफ। Every corruption in the country from the local level to federal level, all the Nepalese citizens are fed up of corruption. दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि नेपाल में किस किस तरीके से करप्शन होते हैं, जिसका वजह से आज युवा यूनियन इतना भयंकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां प्राइम मिनिस्टर के घर से लेकर संसद भवन तक सब कुछ नष्ट कर दिया गया। इसका शुरुआत हुआ था सोशल मीडिया बैन से। 20 मार्च 2025 को नेपाल गवर्नमेंट ने एक मैंडेट जारी किया था गूगल, मेटा, ट्विटर जैसा सोशल मीडिया कंपनीज को, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब जैसा साइट्स को नेपाल में चलाने के लिए एज पर नेपाल्स लॉ कंपनीज को नेपाल में रजिस्टर करना पड़ेगा। और नेपाल में इन कंपनीज को जो भी रेवेन्यू अर्निंग होगा उसका टैक्स भी भरना पड़ेगा। लेकिन बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी इन कंपनीज ने कोई एक्शन नहीं लिया था। बल्कि कंपनीज का कहना है कि नेपाल एक बहुत ही छोटा सा देश है, जहां रजिस्टर करके उसको टैक्स भरने से कंपनीज को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कोई रजिस्टर करने के लिए राजी नहीं हुआ था। और फाइनली 26 अगस्त में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन की वार्निंग देके एक फाइनल मैंडेट जारी किया था कि अगर इन कंपनीज ने 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर नहीं करेगा तो इन सब को बैन किया जाएगा। और वही हुआ। कोई भी कंपनीज तब भी रजिस्टर करने के लिए राजी नहीं हुआ था और सरकार ने बिना कोई निगोशिएट करके करीब 23 सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिए। और यही से शुरू हुआ था एक बहुत बड़ा युवा प्रोटेस्ट, जो फाइनली कुछ और ही रूप ले लिया। युवा का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार का भ्रष्टाचार और घोटाले का जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा था, उसको दबाने के लिए सरकार इन प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिए। नेपाल की युवा सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का बहुत सारे कारण है। इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में नेपाल का रैंक बहुत लो है। नेपाल में हर छोटे बड़े सरकारी काम के लिए घूस देना एक आम बात हो गया, चाहे वह सरकारी नौकरी हो, कोई लाइसेंस बनाना हो, कोई परमिट लेना हो, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो, मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट करना हो। हर जगह में सिर्फ करप्शन से भरा हुआ है। सरकारी ऑफिसर्स का कोई भी काम करवाना हो, बिना रिश्वत का कोई काम ही नहीं होता है। नौकरी भी जो डिजर्व करते हैं उसको नहीं मिलती है। जिसका बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या ऑफिसर्स से कोई लिंक है या कोई पैसा वाला है, बस उसी को ही नौकरी या कोई भी सरकारी सुविधा मिलती है। दोस्तों, नेपाल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसका आसपास वाले देशों से बहुत कम है, जहां लाखों युवा आज बेरोजगार पड़ा हुआ है। युवा कोई भी जॉब की तलाश में या रोजगार की उम्मीद में दूसरी देशों में माइग्रेट हो जाता है और ये सरकार का बहुत बड़ा कमजोरी है। युवा का कहना है कि सरकार अपनी लूट मचाने में व्यस्त है और देश की युवा आज देश छोड़ के भागना पड़ रहा है नौकरी की तलाश में। नेपाल में एंटर करना और वहाँ का सिटीजनशिप मिलना बहुत ही आसान है। नेताओं पर कई बार आरोप लगे हैं कि उन लोगों ने ना जाने कितने लोगों को फर्जी नागरिकता देके अपनी वोट बैंक को मजबूत किए हैं। और इससे आम लोगों को एक भरोसा टूट गया है सरकार के ऊपर कि वो लोग सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए देश को बेच भी सकते हैं। फेक भूटानीज रिफ्यूजी स्कैम नेपाल का अब तक का सबसे बड़ा घोटाले में से एक है। 1990s में हजारों भूटानी शरणार्थी नेपाल में आकर बस गए थे और इनमें से कई लोगों को बाद में अमेरिका या दूसरी देशों में सेटलमेंट किया गया था। और यह प्रोसेस जनरली किया था UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज बोल के एजेंसी द्वारा किया गया था। लेकिन कुछ राजनीतिक नेता और पूर्व मंत्री या ऑफिसर मिलकर लोगों से पैसे लेकर उन्हें भी झूठा कागजात बना दिए और इन कागजात में दिखाया गया कि वो भी भूटानी शरणार्थी है और इन लोगों को वादा किया गया था कि उन्हें अमेरिका या दूसरी देशों में भेजा जाएगा। मतलब पैसे दो, नकली रिफ्यूजी स्टेटस पाओ और विदेश में चले जाओ। इस स्कैम में बहुत ही सीनियर नेता, पूर्व गृह मंत्री और हाई लेवल ऑफिसर्स भी शामिल थे। और जांच में सामने आया था कि सैकड़ों लोगों से करोड़ रुपया लिया गया था। और इसी स्कैम ने लोगों को यकीन दिला दिया था कि सत्ता में बैठे हुए थे लोग सीधा माफिया है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि नेता देश की नागरिकता तक बेचने के लिए तैयार है पैसा के लिए। कोविड के समय जब लोग ऑक्सीजन या दवा के लिए लड़ रहे थे, तो उस समय नेताओं ने बहुत ही महंगे दाम पर घटिया सामान खरीदकर बहुत ज़्यादा कमीशन खाया था। महामारी के दौरान मेडिकल उपकरण जैसे कि PPE किट, मास्क, दवाइयाँ, वैक्सीन खरीदने में करोड़ रुपया का घोटाला किया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब सामान बाजार के भाव से कई गुना ज़्यादा दाम में खरीदा गया था, जिससे नेताओं को कमीशन मिला था और इसी से नेताओं पर युवा का भरोसा टूट गया है और इसका परिणाम आज इस प्रोटेस्ट में दिख रहा है। नेपाल में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैम पिछले कई सालों से जनता की गुस्सा की एक बड़ी वजह है। ये घोटाला सिर्फ अरबों खरबों रुपया का नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि जनता का सिस्टम पर भी विश्वास तोड़ देते हैं। सड़क, पुल और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स में करोड़ रुपया का घपला सामने आया था। नेताओं पर आरोप है कि सड़क, पुल, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स जैसा कोई भी टेंडर निकालने से अक्सर रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्टर को ही दिया जाता है, जहां से नेताओं को भारी भरकम कमीशन मिलती है और काम अधूरा छोड़ दिया जाता है और ऐसे ही देश की विकास वही का वही अटक गया है। यही सब वजह से नेपाल की युवा आज इतना भयंकर प्रोटेस्ट में जुड़ गया है। दोस्तों, नेपाल की जेन जेड युवा एक ईमानदार सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया बैन तो एक चिंगारी थी, असली आग तो सालों का करप्शन और नेताओं के लूट पे है और ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन का नहीं रहा, बल्कि भ्रष्टाचार खत्म करो का एक नारा बन गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेपाल का नई पीढ़ी सच में बदलाव ला पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।